नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सोशियोलॉजी ऑप्शनल की इस वीडियो सीरीज़ में। और आज हम बात करेंगे पेपर 2 की यूनिट बी, जो कि है सोशल स्ट्रक्चर के पार्ट 1, जो कि है रूरल एंड एग्रेरियन सोशल स्ट्रक्चर के टॉपिक नंबर 2, जो है एग्रेरियन सोशल स्ट्रक्चर। मतलब एग्रीकल्चर बेसिस पे जो सोशल स्ट्रक्चर बनता है हमारा, वो उसकी एग्रेरियन मतलब एग्रीकल्चर होता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन। द एग्रेरियन सोशल स्ट्रक्चर इंडिया इज द कॉर्नर स्टोन ऑफ रूरल सोशियोलॉजी। ठीक है, तो जब भी ग्रामीण मतलब गांव की सोशियोलॉजी की बात की जाएगी तो सबसे पहली चीज़ क्या आएगी? एग्रेरियन सोशल स्ट्रक्चर, मतलब कि एग्रीकल्चर। क्योंकि हमारे जो गांव हैं वो किस पे बेस्ड हैं? एग्रीकल्चर पे। गांव में क्या होती है मेन चीज़? खेती, किसान, गांव। इन्हीं सी भाई गांव, कभी आप सोच सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं बिना खेती के या बिना फार्मिंग के या बिना एग्रीकल्चर के गांव हो ही नहीं सकता। गांव का मतलब ही एग्रीकल्चर होता है। ठीक है, तो एग्रेरियन सोशल स्ट्रक्चर इंडिया इज a cornerstone of rural sociology. लैंड इन इंडिया इज नॉट जस्ट एन इकोनॉमिक रिसोर्स बट ऑल्सो अ सोशल सिंबल। ठीक है, तो ये तो जाहिर सी बात है ना, ज़मीन जो होती है, ज़मीन जो चीज़ होती है भारत में, वो क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। इससे आपका आपका स्टेटस डिफाइन होता है, किसके पास कितनी ज़मीन है। गाँव में, शहरों में तो आजकल क्या है, फ्लैट्स होते हैं 1 BHK 2 BHK 3 BHK। गाँव में होती है ज़मीन, कितने बीघा ज़मीन है आपके पास। जिसके पास जितना ज़्यादा बीघा ज़मीन वो उतना बड़ा, मतलब मतलब उसका रुतबा उतना ज़्यादा गाँव में। द स्ट्रक्चर ऑफ लैंड ओनरशिप हैज़ हिस्टोरिकली शेप्ड रूरल क्लास रिलेशंस, सोशल हायरार्कीज एंड कास्ट स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो लैंड ओनरशिप जो है, इसी से क्या है, समाज का जो स्ट्रक्चर है, सोशल स्ट्रक्चर्स बनते हैं, रूरल क्लास के रिलेशंस बनते हैं, सोशल हायरार्कीज बनती हैं और कास्ट स्ट्रक्चर्स बनते हैं। कौन कौन ऊपर है, कौन नीचे है, सोशल हायरार्कीज हो गई ना अपनी ये। रूरल क्लास रिलेशंस, कैसे रिलेशंस हैं आपस में एक दूसरे के पास। किसी के पास ज़मीन है ही नहीं तो उसको गाँव में कैसे ट्रीट किया जाएगा? वो कुछ भी नहीं है, वो एक तरह से दूसरों की ज़मीन पे काम करने वाला एक मज़दूर हो गया। और जिसके पास मतलब समझ लीजिए 500 बीघा ज़मीन है किसी गाँव में, तो वो तो उस गाँव में समझ लीजिए भगवान हो गया वो। एक्सेस टू लैंड डिटरमाइंस इकोनॉमिक पावर, सोशल प्रेस्टीज एंड पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। तो जितनी ज़्यादा ज़मीन होगी उतना ज़्यादा आपका इकोनॉमिक पावर होगा, आपकी समाज में रुतबा, आपका स्टेटस बढ़ेगा। साथ ही साथ आपको क्या मिलेगा? राजनीतिक वो भी मिलेगा, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी, क्योंकि भाई ज़मीन से पैसा आएगा, पैसे से इन्फ्लुएंस आएगा, ज़्यादा लोग आपकी बात मानेंगे। गाँव में नहीं होते वो जो बड़े जो लोग होते हैं, क्या बोलते हैं उनको, कुछ भी बोल सकते हैं आप। ठीक है, तो मतलब वही है, मतलब कि उनकी ज़्यादा पावर रहती है हमेशा। ट्रेडिशनली डोमिनेंट कास्ट कंट्रोल्ड लैंड वाइल लोअर कास्ट ऑफन रिमेन लैंडलेस लेबर्स। ठीक है, तो ज़्यादातर क्या होती है, जो डोमिनेंट कास्ट होती हैं, वो क्या रहती हैं, उनके पास मतलब ज़्यादातर ज़मीन का कंट्रोल रहता है। और जो लोअर कास्ट होती हैं वो बेचारे सिर्फ अपना लैंडलेस लेबरर्स ही रह जाते हैं। तो डोमिनेंट कास्ट में ये नहीं है कि सिर्फ जो अपर कास्ट हैं वही आएंगी, मिडिल वाली जो कास्ट होती हैं, बीच वाली, वो भी आ सकती हैं। ठीक है, लेकिन जो लोअर कास्ट होती हैं उनके पास आमतौर पे देखा ही जाता है कि उनके पास ज़मीन नहीं होती है, दे वर्क एज लैंडलेस लेबरर्स। दिस क्रिएटेड कोहेसिव बट अनइक्वल सोशल सिस्टम लिंकिंग कास्ट, क्लास एंड लैंड। अब इससे कोहेसिव सिस्टम बन गया। कोहेसिव मतलब बहुत जुड़ा हुआ, जिसमें कि कास्ट, क्लास और लैंड सब आपस में जुड़ गई, लेकिन अनइक्वल था। क्यों? क्योंकि जैसे हमने देखा ना, कास्ट के बेसिस पे लोअर कास्ट के जो लोग होते हैं उनके पास ज़मीन नहीं होती है, क्लासेस बन गई, जिसके पास ज़्यादा ज़मीन वो उतना ऊपर की क्लास का, जिसके पास कम ज़मीन वो नीचे की क्लास का। सिस्टम तो कोहेसिव है बट अनइक्वल है। द स्टडी ऑफ एग्रेरियन सोशल स्ट्रक्चर इन्वॉल्व्स अंडरस्टैंडिंग लैंड टेन्योर सिस्टम्स। ठीक है, तो एग्रेरियन सोशल स्ट्रक्चर को जब हम स्टडी करेंगे तो इसमें क्या है, लैंड टेन्योर सिस्टम बहुत ज़रूरी है। लैंड टेन्योर मतलब ज़मीन किसके पास कितने दिन तक रहेगी, ये मेन चीज़ होती है लैंड टेन्योर में। इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स एग्जामिनिंग एवोल्यूशन ऑफ दीज टाइप्स अंडर डिफरेंट रिजाइम्स। ठीक है, तो डिफरेंट रिजाइम, पहले जैसे मुगल्स थे, उसके बाद ब्रिटिशर्स आए, फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस भारत की जब आज़ादी मिली तो उसके बाद किस तरह से लैंड की ओनरशिप रही। ठीक है, तो लैंड की टेन्योर प्लस जो टैक्सेस हैं वो किस तरह आपको देने हैं। लैंड रिफॉर्म मेजर्स अंडरटेकन आफ्टर इंडिपेंडेंस एम टू ब्रिंग सोशल जस्टिस एंड एंकरेज एंड एनहेंस एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट के बाद जो लैंड रिफॉर्म्स लिए गए उसमें क्या था ज़्यादातर, कि सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय, मतलब कि ऐसा ना हो किसी के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन और किसी के पास कुछ भी नहीं है, तो सबको बराबरी का थोड़ा बहुत, मतलब थोड़ी बहुत तो इक्वालिटी हमें लानी पड़ेगी ना, और एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी साथ साथ बढ़ानी पड़ेगी। तो लैंड टेन्योर सिस्टम्स इन इंडिया, द टर्म टेन्योर ओरिजिनेट्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड टेन्यो विच मीन्स टू होल्ड। तो मतलब किसके पास कौन सी ज़मीन कितने दिन तक रहेगी, कौन उसका मालिक रहेगा। और टू प्रोसेस एम्फेसाइजिंग द आइडिया ऑफ लीगल और कस्टमरी पोजेशन। ठीक है, तो मालिक, ज़मीन का मालिकाना हक किसके पास रहेगा, टू होल्ड। ऐसा नहीं कि हमेशा ही रहेगा, थोड़े दिन के लिए लीज जाता, जैसे आपने देखा ना इंडिया में भी आज भी लैंड लीज पे दी जाती है।
इन द कंटेक्स्ट ऑफ लैंड, टेन्योर्स रेफर्स टू द स्पेसिफिक कंडीशन अरेंजमेंट अंडर विच लैंड इज लीगली और कस्टमरली हेल्ड बाय इंडिविजुअल्स और ग्रुप। ठीक है, तो लैंड के उसमें देखा गया है कि जो टेन्योर क्या चीज़ होती है, स्पेसिफिक कंडीशंस हैं एंड अरेंजमेंट्स अंडर विच लैंड इज लीगली और कस्टमरली हेल्ड बाय इंडिविजुअल ग्रुप। स्पेसिफिक कंडीशन मतलब क्या भाई, जैसे जो भी आज पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में लैंड किस तरह लेते हैं आप, सरकार रजिस्ट्री करती है, आपको एक रजिस्ट्री मिलती है कि भाई ये ज़मीन आपकी है, तो वो स्पेसिफिक कंडीशंस और अरेंजमेंट्स हो गए। इसी तरह अंग्रेज़ों के ज़माने में कुछ और सिस्टम था, मुगलों में कुछ और सिस्टम था। लैंड टेन्योर ऑल्सो डिटरमाइंस द राइट्स, ऑब्लिगेशंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लैंड होल्डर इंक्लूडिंग यूजेज, ट्रांसफर एंड इनहेरिटेंस राइट्स। ठीक है, तो लैंड टेन्योर में और ये सब चीज़ें आ जाती है। इनहेरिटेंस राइट्स, भाई आपकी ज़मीन अभी है, आपके बाद किसकी होगी, ये भी लैंड टेन्योर के जो एग्रीमेंट्स और कंडीशंस हैं वो डिफाइन कर देते हैं। ट्रांसफ़र, आप किसी को और को देना चाहते हैं, क्या उसका यूज़ कर सकते हैं, खेती के लिए करेंगे कि मकान बनाने के लिए करेंगे कि रहने के लिए करेंगे कि उसमें कोई आप इंडस्ट्री लगा सकते हैं। ठीक है, लैंड हैज़ ऑलवेज बीन अ फंडामेंटल रिसोर्स इन इंडियन इकोनॉमी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है लैंड इंडियन इकोनॉमी या भारतीय समाज में। ज़मीन से आपकी इज्जत जुड़ी होती है, जितनी ज़्यादा ज़मीन उतनी ज़्यादा आपका रुतबा होता है। साथ ही साथ इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स तो हैं ही भाई, जितनी ज़्यादा आजकल तो क्या है, नौकरियां वगैरह जॉब्स वगैरह आ गई, लेकिन पहले जितनी ज़्यादा ज़मीन होगी उतना ज़्यादा एग्रीकल्चर आपके पास होगा, उतना ज़्यादा आपका पैसा होगा, सर्विंग एज द बेसिस फॉर एग्रीकल्चर, लाइवलीहुड्स एंड रूरल सोशल स्ट्रक्चर्स। और समाज का जो आपका जो स्टेटस है सोशल स्ट्रक्चर में, वो भी उतना ही बढ़ जाएगा। द नेचर ऑफ लैंड ओनरशिप इन इंडिया हैज चेंज ओवर टाइम, रिफ्लेक्टिंग शिफ्ट्स इन पॉलिटिकल पावर, लीगल सिस्टम एंड सोशियो इकोनॉमिक अरेंजमेंट। ठीक है, तो ऑब्वियसली लैंड ओनरशिप अब इंडिया में काफ़ी चेंज हो गई है आफ्टर इंडिपेंडेंस। काफ़ी इस तरीके जैसे भूदान मूवमेंट वगैरह हुई कि यार बड़े बड़े जमींदारी को अबोलिश किया गया कि ऐसा ना हो कि एक ही आदमी का बहुत सारी लैंड आ जाए और किसी के पास कुछ भी ना हो। फिर इससे क्या होगा, एक तो भाई सामाजिक अन्याय तो हो ही रहा है कि यार किसी के पास कुछ भी नहीं है, साथ ही साथ एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी भी आपके नीचे आ रही है। The control and authority over land have also evolved historically, influencing the distribution of economic power and social hierarchies in rural India. तो वही जो है कंट्रोल एंड अथॉरिटी ऑफ लैंड, किसके ऊपर किसका कंट्रोल है और किसकी अथॉरिटी लैंड के ऊपर, ये भी चेंज होता गया है। मुगलों के टाइम में कुछ था, फिर ब्रिटिशर्स के टाइम में कुछ था, अलग अलग सिस्टम्स लाए थे ब्रिटिशर्स भी। उसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में जैसे हमने देखा कि जमींदारी सिस्टम खत्म कर दिया। ठीक है, भूदान वगैरह मूवमेंट हुई, रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड हुआ, सीलिंग्स लगाई गई कि एक आदमी या एक परिवार कितनी मैक्सिमम लैंड रख सकता है। तो बहुत तरह के वो है, तो इससे क्या हो, कंट्रोल और अथॉरिटी चेंज हुई। अब हिस्टोरिकल एवोल्यूशन देख लेते हैं। प्री कॉलोनियल पीरियड, तो अंग्रेजों के आने से पहले लैंड इन प्री कॉलोनियल पीरियड वाज नॉट रिगार्डेड एज ए प्राइवेट प्रॉपर्टी इन द मॉडर्न सेंस। ठीक है, इंस्टेड इट वाज हेल्ड अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल कस्टमरी राइट्स रिकॉग्नाइज्ड बाय लोकल कम्युनिटीज एंड अथॉरिटीज। तो जमीन जो थी अंग्रेजों के आने से पहले कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होती थी। अगर आज जैसे आप किसी ज़मीन पे खेती कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आप उसके मालिक हैं। सर्टेन कंडीशंस में आपको वो ज़मीन दी गई है, किसके द्वारा, लोकल कम्युनिटीज़ या अथॉरिटीज़, जैसे कि राजा महाराजा उस ज़माने में जो हैं उनके द्वारा आपको दी गई है, या आपका जो गांव है उसमें जो गांव के सरपंच हैं जो भी है उसमें दी गई है। लेकिन आमतौर पे तो जो राजा होता था उसकी ज़मीन सारी होती थी। राजा का मतलब ही होता था वो जितना भी स्टेट है जिसमें आप रहते हैं, वो राज्य जो है उसमें सब कुछ राजा का है। आजकल मॉडर्न स्टेट की तरह नहीं है कि आप गवर्नमेंट से एक तरह से कोर्ट में जाके वो लड़ाई कर सकते हैं। जैसे कई बार नहीं होता था, जैसे आप कोई रोड बन रही है तो बीच में कोई दुकान आ गई या कोई मकान आ गया, तो रोड है ना ऐसे बनानी पड़ती है, सरकार चाह के भी उसको नहीं तोड़ सकती। क्यों? क्योंकि आजकल क्या है, प्राइवेट प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट है। ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी, तो वो उसकी प्रॉपर्टी हो गया, मैं नहीं हटाना चाहता। लेकिन जैसे पहले के टाइम में क्या होता था, राज्य में जितनी ज़मीन है वो सब राजा की है, तो वो चाहे हटा दे चाहे कुछ ही कर दे, आपकी नहीं है, आप तो बस आपको दे रखे थोड़े दिन टेम्परेरीली राजा ने, कुछ भी खेती करने के लिए, कुछ करने के लिए। अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियन आनंद कुमार स्वामी, लैंड वाज कंसिडर्ड बिलोंग टू कलेक्टिवली टू द विलेज कम्युनिटी एंड द कम्युनिटी एज ए होल हैड राइट्स ओवर इट्स यूज एंड मैनेजमेंट। तो कुमार स्वामी के हिसाब से जो विलेज कम्युनिटी है, पूरा विलेज है, उसकी लैंड होती थी और उसके हिसाब से फिर आपको दे दी जाती थी यूज़ करने के लिए या उसका मैनेजमेंट करने के लिए। अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियन आर.सी. मजूमदार, लैंड अल्टीमेटली बिलोंग टू द किंग। ठीक है, तो जैसे अपन ने बात करी, राजा की होती थी, हु हैड सुप्रीम ओनरशिप एंड कुड ग्रांट राइट्स टू प्रिविलेजर और अदर्स। ठीक है, तो जमीन सारी किसकी होती थी, राजा की होती थी। वो चाहे तो आपको खेती करने के लिए दे दे या रहने के लिए दे दे, चाहे जिस दिन वापस ले ले। अकॉर्डिंग टू एयर देसाई, द किंग was only partial owner of land, delegating actual control to management of to officers, priest और other influential social groups। ठीक है, तो AR देसाई के हिसाब से किंग तो बस कहने नाम के लिए ही एक तरह से ओनर था, लेकिन वो अपना एक्चुअल कंट्रोल किनको दे देता था, जैसे अपने ऑफिसर्स को दे दिया, उनके कोई मंत्री संतरी हैं, ठीक है, मनसबदार वगैरह बना रखे हैं, या कोई जैसे पुजारी हैं इस तरह के, या फिर और भी कोई इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, कोई व्यापारी हैं बड़े, उनको दे दिया, भाई आप लोग संभालो, क्योंकि राजा महाराजा तो ज़्यादातर नाच वगैरह देखने में व्यस्त रहते थे, उनके पास इतना टाइम कहाँ होता था कि
ज़मीन और ये सब देखें, ठीक है। ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड ट्रेडिशनल लैंड होल्डिंग राइट्स एंड प्रैक्टिसेस लार्जली कंटिन्यूड विद लोकल कम्युनिटीज रिटेनिंग कस्टमरी कंट्रोल ओवर कल्टीवेशन एंड यूजेज, ठीक है। तो जो सल्तनत पीरियड, दिल्ली सल्तनत वगैरह का पीरियड था, तो उसमें भी वो ट्रेडिशनल लैंड के जो सिस्टम थे वही कंटिन्यू हुए, उनमें कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं आए। मुगल रूल इंट्रोड्यूस मॉनिटरी टैक्सेशन सिस्टम्स एंड फॉर्मल एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रीब्यूशन सच एज परगनाज एंड तालुक्स, ठीक है। तो मुगल्स के आने के बाद थोड़ा बहुत इसमें चेंजेस आए, जैसे मॉनिटरी टैक्सेशन सिस्टम आया। पहले क्या होता था, टैक्स जो होता था सिर्फ वो जैसे आपकी जो फसल हुई उसके उसमें दे सकते हैं, जैसे गेहूँ आपके उगा तो भाई इतना टन गेहूँ दे दो, चावल हुआ चावल दे दो, जो भी हो रहा है वो दे दो। तो उसके बाद मुगल्स ने क्या इंट्रोड्यूस करा, पैसा दो, भाई ये सब नहीं चाहिए हमें कि गेहूँ चावल दे दिया। मॉनिटरी टैक्सेशन सिस्टम आया। उसके बाद उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन या एक तरह से जो मैनेजमेंट है थोड़ा ईजी हो जाए उसके लिए और डिविजन्स किए जमीन, मतलब एरियाज के, जैसे परगनाज बनाए, तालुक्स बनाए, ठीक है। तो आपको बंगाल में आज भी दिख जाएंगे कई जिलों के नाम परगना होते हैं, जैसे 24 परगना, 25 परगना, ठीक है। तो इन तालुकों के जो वो टैक्स कलेक्टर होते थे उनको तालुकदार बोलते थे, और जमींदार होते थे, ठीक है, टू कलेक्ट रेवेन्यू ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट। अर्ली मॉडर्न पीरियड पोस्ट औरंगजेब, ठीक है। तो मुगल जब खत्म हो रहे थे बेसिकली, औरंगजेब लास्ट इन्फ्लुएंशियल मुगल रूलर था, उसके बाद तो मुगल जो था वो जो डायनेस्टी थी वो डिक्लाइन पे आ गई। द डिक्लाइन ऑफ सेंट्रलाइज्ड मुगल अथॉरिटी लेड टू लैंड बीइंग लीज्ड और असाइन्ड टू द हाईएस्ट बिडर, क्रिएटिंग अ सिस्टम वेयर रेवेन्यू पोटेंशियल ऑफ अनडिटरमाइंड लैंड कंट्रोल, ठीक है। तो जब ये मुगल डिक्लाइन पे आए तो क्या सिस्टम आया कि जो हाईएस्ट बिडर है उसको लैंड दे दी जाए, कि भाई आपको, भाई जैसे कोई लैंड है तो उन्होंने कहा साहब मैं आपको 1000 रुपये दे दूंगा इस लैंड के, ठीक है। तो भाई ठीक है, ये ज़मीन आपकी हो गई, आपकी मालिक नहीं हो गया, आप इस पर आप अब क्या ना टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं बाकी लोगों से। आपने को तो 1000 रुपये देने, किसको, राज्य राजा को या राज्य जो भी है। उसके बाद आप हो सकता है यहाँ से 2000 रुपये कलेक्ट करें, तो जो भी बचा हुआ आपका, आपको तो 1000 रुपये देने हैं। Traditional tenure systems continued during this period, but they became increasingly linked to revenue extraction with land holders primarily responsible paying taxes to the state, ठीक है। तो वही ट्रेडिशनल टेन्योर सिस्टम से थे वो कंटिन्यू हुए। उसके बाद रेवेन्यू एक्सटेंशन वगैरह जो थे उनसे वो थोड़े लिंक हो गए। लैंड होल्डर्स खुद जिम्मेदार थे टैक्स देने के, बीच में कोई इंटरमीडियरी नहीं था। लैंड होल्डर्स प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल पेइंग टैक्स फिक्स टैक्सेस टू स्टेट, और टैक्सेस भी कैसे फिक्स कर दिए गए थे, ठीक है। उसके बाद ब्रिटिश पीरियड में क्या मामला था, तो ब्रिटिश पीरियड में फॉर्मल लैंड टेन्योर सिस्टम्स, द मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ लैंड टेन्योर इन इंडिया इमर्ज ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, ठीक है। तो आजकल जो भी मॉडर्न लैंड टेन्योर या लैंड होल्डिंग एक तरह से आप इसको बोल सकते हैं सिस्टम है, वो कुछ ना कुछ ब्रिटिश रूल से ही इंस्पायर्ड है। काफ़ी चीज़ें हमारी, मतलब हमारे जैसे इवन कॉन्स्टिट्यूशन तक 80% जो जो अपना 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था उससे इंस्पायर्ड है, ठीक है। When land was formally integrated into market economy, British reformers introduced 3 major land tenure systems, ठीक है। तो ये आपने मॉडर्न हिस्ट्री में काफ़ी अच्छी तरह पढ़ लिए होंगे वैसे ये, तो इनका क्विक रिवीजन अपन कर लेते हैं। जमींदारी सिस्टम, परमानेंट सेटलमेंट भी बोलते हैं इसको, 1793 में आया था, इंट्रोड्यूस बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस इन बंगाल एंड बिहार इन 1793, ठीक है। इसमें क्या होता था, अंडर दिस सिस्टम जमींदार्स बिकेम द फॉर्मर लैंड ओनर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग अ फिक्स्ड रेवेन्यू टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो जमींदार जो थे, बड़े बड़े जमींदार, उनको क्या कर दिया, ज़मीन का मालिक बना दिया, फॉर्मर लैंड होल्डर, ये ज़मीन है इसके मालिक हो गए एक जमींदार। अब इनका क्या जिम्मेदारी जमींदार की, इनको एक सर्टेन फिक्स्ड अमाउंट देना है सरकार को। उसके अलावा उसके बाद ये फिर चाहे कुछ ही करें अपनी ज़मीन पे, कितना ही अपने जो उनके जो किसान हैं उनसे कितना टैक्स लें, उनको क्या करें, वो उनकी मर्जी, ठीक है। एक फिक्स्ड रेवेन्यू उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट को देना है। जमींदार्स हैड द अथॉरिटी टू एक्सट्रैक्ट रेवेन्यू फ्रॉम पीजेंट्स, समटाइम्स टेकिंग एज मच एज 3/4 ऑफ द प्रोड्यूस, ठीक है। तो अब इनके पास जिम्मेदारी होती थी कि भाई जो पीजेंट्स हैं, एक्चुअल किसान हैं, उनसे इनको टैक्स लेना है, तो अब इनकी मर्जी है। कई बार तो ये इतना ज़्यादा ले लेते हैं कि 3/4 ले लिया, 3/4 मतलब 75%, मतलब आपकी जो जो फसल हुई है उसका 75% प्रतिशत एक तरह से जमींदार ले गया, आपके पास सिर्फ बचा कितना, 25%। Hierarchies developed among sub-zamindars and intermediaries, which often led to peasant improvisation and agricultural sector। तो उससे क्या होता था, peasant impoverishment, मतलब 25% में वही है ना, नंगा नहाएगा क्या निचोड़ेगा क्या, मतलब ऐसा मजाक की बात नहीं, लेकिन अब भाई 25% ही बच गया किसी के पास, तो वो उनको अपनी फैमिली भी पालनी है, मतलब कैसे, फिर बहुत कम रह जाएगा ना, तो फिर दिक्कत आएगी। एग्रीकल्चर स्टैग्नेशन, मतलब एग्रीकल्चर में कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ, एग्रीकल्चर वहीं रुक गया। हायरार्कीज डेवलप्ड अमॉन्ग सब जमींदार्स एंड इंटरमीडिएरीज, ठीक है। तो जमींदार्स में भी फिर क्या हुआ, सबसे ऊपर तो जमींदार आ गया जिसने ब्रिटिश गवर्नमेंट से डायरेक्ट एक तरह से कॉन्टेक्ट कर रखा है। तो इस अब ये तो इतना बड़ा मालिक मतलब हो गया जमींदार, तो इसके पास तो टाइम है नहीं, क्योंकि इसको देखना है नाच वगैरह जो होता है ना, वो बैठ के
एक वो नाच रही होती थी और वो सब देखते थे देवदास टाइप फिल्मों में, तो ये तो बिजी हो जाते थे। तो ये क्या करते थे, फिर सब जमींदार बना लेते थे कि भाई आप एक काम करिए, मेरे इसको ज़मीन को मैंने 10 हिस्सों या 3 हिस्सों में बाँट दिया, आप अपना-अपना जाके टैक्स करिए। तो फिर ये फिर उसको और डेलीगेट करते थे, तो इस तरह काम चलता था। द सिस्टम रिजल्टेड इन पीजेंट इंडेटनेस एंड कंट्रीब्यूटेड फाइनेंस इन बंगाल ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। इससे क्या हुआ, पीजेंट इंडेटनेस मतलब किसानों का कर्जा बढ़ता गया। अब भाई 25% बचा इनके पास, तो कैसे काम चलेगा? तो वो कर्जा लेते हैं, फिर वही लाला जो होते हैं वो ज़्यादा ब्याज पे कर्जा देते हैं, तो फिर वही मतलब ज़िंदगी बहुत ख़राब हो जाती है। फिर उसके बाद कई बार सूखा पड़ जाता है, फिर भी कहते हैं वो कि भाई हमको लगान दो या टैक्स दो, तो फिर कैसे करें? तो बहुत मतलब हालत ख़राब हो जाती हैं। उसके बाद है रोयतवारी सिस्टम। तो रायट्स जो होते थे, रायतवारी सिस्टम में क्या होता था, इंट्रोड्यूस बाय थॉमस मुनरो एंड चार्ल्स रीड इन द मद्रास प्रेसिडेंसी एंड वाज लेटर इंप्लीमेंटेड इन बॉम्बे। ठीक है, तो इसमें क्या होता था, अंडर दिस सिस्टम ईच रायट पीजेंट, तो जो किसान होता है, पीजेंट होता है, उसको बोलते हैं हम रायत, वहीं से इसका नाम आया राइटवारी सिस्टम। वाज रिकॉग्नाइज एज लीगल प्रोप्राइटर ऑफ द लैंड। ठीक है, तो जमींदारी सिस्टम में तो क्या था, जमींदार था, उसको ज़मीन दे दी, भाई आप हो मालिक। अब यहाँ पे क्या है, जो किसान है उसको बोला कि आप ही हो लीगल प्रोप्राइटर, आप लीगल मालिक हो। तो डायरेक्ट जो टैक्सेस है, एक तरह से इसमें डायरेक्ट टैक्स हो गया। ज़मींदारी में होता है इनडायरेक्ट, क्यों? क्योंकि जो पीजेंट है वो किसको देगा, ज़मींदार को देगा, और ज़मींदार फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट को देगा। यहाँ पे जो आपका पीजेंट है वो डायरेक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट को दे रहा है। रेवेन्यू अंडर द रोटारी सिस्टम वाज पेड डायरेक्टली टू द रेड बाय द रेड टू गवर्नमेंट एलिमिनेटिंग इंटरमीडिएट्स। तो बीच में कोई भी लफड़ा नहीं है, सीधे आप ब्रिटिश गवर्नमेंट को दीजिए। ऐसा नहीं होगा ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन हो जाए आपका। द सिस्टम रिड्यूस एक्सप्लॉइटेशन बाय इंटरमीडिएट्स। तो वही है ना, बीच के जो लोग हैं, जैसे जमींदार हो गया, उनके द्वारा किसानों का एक्सप्लॉइटेशन थोड़ा कम हुआ। वो प्रीवियसली कलेक्टेड लैंड एंड रेवेन्यू कलेक्शन। डिस्पाइट दिस इज न्यू क्लास ऑफ टेनेंट लेबरर्स इमर्ज अंडर द सिस्टम। ठीक है, तो इसके बावजूद भी एक टेनेंट लेबरर्स की क्लास इमर्ज हो गई। भाई लेबरर तो होंगे ही ना, भैया आपने डायरेक्ट सिस्टम कर दिया, इसका मतलब ये थोड़ी कि सबका ज़मीन आ गई। अभी भी तो बिना ज़मीन के लेबरर्स होंगे ही, जो किसी दूसरे की ज़मीन पे काम करेंगे। एग्रीकल्चर रिमेंड लार्जली बैकवर्ड ड्यू टू हाई टैक्सेस एंड स्मॉल लैंड ओनिंग। तो एग्रीकल्चर को कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ, क्योंकि टैक्सेस बहुत ज़्यादा थे। तो किसान के पास तो सिर्फ 25% ही बचता था। मतलब 25% कुछ ऐसा कुछ लिखा नहीं हुआ, लेकिन जैसे हमने पहले कहा, एज मच एज हाई एज 75% टैक्स कलेक्ट कर लिया जाता था। तो वो खुद के लिए बहुत कम बचता था। तो सारा जो भी बचा है वो खाने पीने, मतलब खुद की जीवन चलाने में चला जाएगा। और लैंड होल्डिंग्स बहुत स्मॉल हो जाती है, छोटी छोटी लैंड पे कितनी सी खेती हो सकती है। ठीक है, तो इससे प्रोडक्टिविटी और इन्वेस्टमेंट बहुत ही कम रहता था एग्रीकल्चर में, इसलिए एग्रीकल्चर बहुत ही रुका हुआ बैकवर्ड था इंडिया का। उसके बाद महलवाड़ी सिस्टम इंट्रोड्यूस बाय हॉल्ट मैकेंजी इन 1833 इन द रीजन्स ऑफ उत्तर प्रदेश एंड पंजाब। तो इसमें क्या होता था, अंडर दिस सिस्टम लैंड सेटलमेंट वाज डन एट विलेज लेवल नोन एज महल। ठीक है, तो महल क्या होता है, विलेज लेवल पे आ जाता है। तो एक विलेज को आप बोल सकते हैं महल, तो इसी से नाम आया महलवाड़ी सिस्टम। द पंचायत एक्टेड एज एन इंटरमीडियरी हेल्पिंग टू मैनेज रेवेन्यू कलेक्शन एंड विलेज एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो पंचायत क्या हो गई आपकी, एक बीच की बिचौलिया टाइप होगी, बीच में आ गई किसके, आपके जो आपका महल है और आपका विलेज, एक तरह से मतलब इस महल मतलब विलेज का जो टोटल टैक्स है वो कलेक्ट करके आपको किसको, ब्रिटिश को, सरकार को देना है। तो वो पंचायत उसमें एक बीच का काम कर सकती है, टैक्स कलेक्ट करने का, रेवेन्यू कलेक्शन को मैनेज कर सकती है। ठीक है, ईच विलेजर वाज असाइंड अ फिक्स शेयर ऑफ लैंड रेवेन्यू। अब ठीक है, तो महल का मतलब हो गया ना विलेज, तो पूरे विलेज को एक सर्टेन अमाउंट दे दिया, भाई पूरे विलेज को 1000 रुपये का टैक्स भरना है। ठीक है, तो 1000 रुपये का भरना है, तो इतने सारे लोग हैं गाँव में, तो अपनी अपनी ज़मीन के हिसाब से सबका एक फिक्स वो कर दिया, भाई आप 10 रुपये दे देना, आप 5 रुपये दे देना, किसी को बहुत ज़्यादा ज़मीन आप 50 रुपये दे देना। ठीक है, तो इस तरह से द सिस्टम रिक्वायर्ड द विलेज कलेक्टिवली टू सपोर्ट दोज इन डिस्ट्रेस, क्रिएटिंग अ फॉर्म ऑफ कम्युनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, तो अब विलेज कलेक्टिवली क्या है, एक कलेक्टिव हो गया, क्योंकि विलेज लेवल पे टैक्स कलेक्ट हो रहा है, महल लेवल पे। तो जैसे 1000 रुपये की बात हुई, पूरे विलेज को 1000 रुपये देने, मान लीजिए किसी के किसी कोई मर ही गया, बहुत ही एक्सट्रीम एग्जांपल ले लेते हैं, तो कोई किसान मर गया, तो उसमें उसके सिर्फ बीवी बच्चे ही रह गए, तो अब वो बच्चे बड़े होंगे जब भी खेती करेंगे, तो एक तरह से उसका माफ़ कर दिया, भाई आप मत दो। तो क्या ना, कलेक्टिविटी आ गई कि भाई जो जिसके कुछ प्रॉब्लम हो रही है उसको हम सपोर्ट करें, कम्युनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो महलवाली सिस्टम एम टू बैलेंस इंडिविजुअल राइट्स विद कलेक्टिव विलेज ऑब्लिगेशन। ठीक है, तो इंडिविजुअल राइट्स और एक पूरे गांव की एक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उसके बीच में एक बैलेंस बन गया, कंबाइनिंग एलिमेंट्स ऑफ ट्रेडिशनल टेन्योर विद फॉर्मल रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, इम्पैक्ट ऑफ लैंड टेन्योर सिस्टम्स। तो ये जो तीन तरह के, या मेजर तो तीन तरह के ब्रिटिशर्स ने किए थे, इसके अलावा और भी छोटे मोटे थे, लेकिन
जब हम पढ़ते हैं या आंसर लिखना होता है तो इन 3 से काम चल जाता है। तो क्या-क्या इनके इम्पैक्ट होते हैं? सबसे पहले इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या है? द लैंड सिस्टम्स अंडर ब्रिटिश रूल लेड टू मास प्रोलेटराइजेशन ऑफ पीजेंट्स टर्निंग मैनी इनटू लैंडलेस लेबर्स डिपेंडेंट ऑन वेजेस। तो ये प्रोलेटराइजेशन का मतलब क्या होता है? वही जो कार्ल मार्क्स वाली बात थी, उसमें क्या होते थे? बर्जुआ एंड प्रोलेटरिएट। प्रोलेटरिएट कौन होते हैं? जिनके पास दोज हु डोंट ओन मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, जिनके पास कुछ भी नहीं होता, पैसा वैसा कैपिटल वगैरह, वो क्या अपनी सिर्फ लेबर बेचते हैं। उनके पास एक ही चीज़ होती है, अपनी लेबर। ठीक है, तो इन लैंड टेन्योर के सिस्टम की वजह से क्या होगा, बहुत सारे किसान क्या बन गए, प्रोलेटेरिएट्स बन गए, टर्निंग मैनी इनटू लैंडलेस लेबरर्स। ठीक है, तो उनको अपने पास, उनके पास ज़मीन तो है नहीं, तो उनके पास अपनी लेबर बच गई, भाई अपने कहीं मजदूरी करके अपना काम चला लिया। तो क्या बेसिकली जो मजदूर होता है वो क्या होता है, प्रोलेटेरिएट होता है, कहने का मतलब ये। इसको हमेशा याद रखिएगा, प्रोलेटेरिएट का मतलब क्या होता है। देयर वाज अ शिफ्ट फ्रॉम सबसिस्टेंस फार्मिंग टू क्रैश क्रॉप कल्टीवेशन एंड कमर्शियल फार्मिंग इमर्ज इन सम रीजन्स। ठीक है, तो सबसिस्टेंस फार्मिंग क्या होती है, एक्चुअल खाने की चीज़ें उगाना, जैसे कि गेहूँ हो गया, चावल हो गया। सबसिस्टेंस मतलब क्या होता है, सबसिस्टेंस का मतलब होता है जीवन को चलाने के लिए ज़रूरी चीज़ें। तो सबसिस्टेंस फार्मिंग क्या हो गई, जीवन को चलाने के लिए जो ज़रूरी खाना है उसकी फार्मिंग। इसको किससे चेंज कर दिया गया, कैश क्रॉप कल्टीवेशन से, जिसका पैसा डायरेक्ट मिल जाए, बेचने के लिए जो बनाई जाए, जैसे कि वो इंडिगो फार्मिंग अंग्रेज करवाते थे नील बनाने के लिए। ठीक है, और कमर्शियल फार्मिंग में होता है जैसे कि किसी को ठेके पे दे दिया, भाई आप पूरा ये हमें इतना इतना ये इतनी यील्ड चाहिए, आप ये कर दीजिए। तो उसका कोई मतलब वो एक तरह से ये फूड क्रॉप्स भी उगा सकता है और ये कैश क्रॉप भी उगा सकता है, बट मेनली उसका रीज़न क्या होता है, कमर्शियल, बेचने के लिए। हाई टैक्सेस एंड एक्सप्लॉयटेटिव रेवेन्यू कलेक्शन प्लेस्ड अ सीवियर फाइनेंशियल बर्डन ऑन रूरल हाउसहोल्ड्स। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा टैक्सेस थे, एक्सट्रीम टैक्सेस थे। एक्सप्लॉयटेटिव रेवेन्यू कलेक्शन बहुत ही ज़्यादा, वही जैसे फिल्म वो जो हमने देखी ना, लगान, आपने देखी होगी। तो उसमें होता वही है कि वो 3 साल से सूखा पड़ा होता है, फिर भी ब्रिटिश कहते हैं कि हमें 3 साल का लगान चाहिए। तो अब ये बिल्कुल एक्सप्लॉयटेटिव कंडीशंस हो गई कि दे डोंट हैव एनी रिगार्ड कि यार ये बेचारे देंगे कहाँ से। एग्रीकल्चर ओवरऑल रिमेंड बैकवर्ड विद लिमिटेड टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट्स और इन्वेस्टमेंट इन प्रोडक्टिविटी। ठीक है, तो एग्रीकल्चर ओवरऑल कैसा रहा, बैकवर्ड रहा। कोई उसमें टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट वगैरह तो मतलब ही नहीं, कहाँ से टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट होगा। ट्रेडिशनल फूड क्रॉप्स डिक्लाइंड and the overcrowding of land on small plots reduce efficiency and worst rural poverty। ठीक है, तो जो फूड क्रॉप्स जो थी वो डिक्लाइन हो गई, फूड क्रॉप की कोई कल्टीवेशन नहीं रही। मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं रही, कम हो गई, डिक्लाइन हो गई, क्योंकि ज़्यादातर क्या हुआ, कैश क्रॉप्स वगैरह अंग्रेज़ों ने मतलब बोला कि आप ये उगाइए। ओवर क्राइडिंग ऑफ लैंड ऑन स्मॉल प्लॉट्स रिड्यूस एफिशिएंसी एंड वर्स्ट रूरल प्रॉपर्टी। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन हो गया ज़मीन का, ज़मीन बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में बट गई, तो उससे क्या होता है, यील्ड कम हो जाती है। क्योंकि खेती अच्छी जब होती है जब बहुत बड़ी उस पर की जाए, छोटे छोटे उस पर करेंगे ना तो उस पर खेती का उतना ज़्यादा वो रिटर्न मिलता नहीं है। उसके बाद सोशल इम्पैक्ट क्या है, ब्रिटिश लैंड टेन्योर सिस्टम अल्टर्ड द ट्रेडिशनल एग्रेरियन सोशल स्ट्रक्चर ऑफ रूरल इंडिया। तो जो ब्रिटिश लैंड टेन्योर सिस्टम था, इन्होंने क्या किया, जो हमारा ट्रेडिशनल एग्रेरियन सोशल स्ट्रक्चर है इसको बिल्कुल चेंज कर दिया। ट्रेडिशनल एग्रेरियन सिस्टम मतलब एग्रीकल्चर बेस्ड सोशल स्ट्रक्चर, तो मतलब खेती के या मतलब एग्रीकल्चर के आधार पे बने हुए सामाजिक ढांचे, समाज किस तरह से बना है एग्रीकल्चर के बेसिस पे। दीज सिस्टम्स वाइडेंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज कंसंट्रेटिंग वेल्थ एंड लैंड इन हैंड्स ऑफ फ्यू। ठीक है, तो वही इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बढ़ गई, कुछ लोगों के पास बहुत सारी ज़मीन, मतलब कि बहुत सारा पैसा आ गया, और कुछ लोग, बहुत सारे लोग मतलब बेसिकली वो लैंडलेस लेबरर्स बन गए, या अगर उनके पास लैंड भी है तो बहुत छोटी है, तो उनको बहुत हाई टैक्सेस देने पड़ रहे हैं, और वेल्थ और लैंड बहुत ही थोड़े से लोगों के हाथों में आ गई। द ग्रोइंग इकोनॉमिक डिवाइड कंपाउंडेड एग्जिस्टिंग कास्ट हायरार्कीज रीइंफोर्सिंग सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। ठीक है, तो ये जो ग्रोइंग इकोनॉमिक डिवाइड था, इसने क्या किया, कास्ट हायरार्कीज को और बढ़ा दिया। क्योंकि ज़्यादातर क्या होता था, लोअर कास्ट के लोगों को ही मतलब वो उनके पास ऑलरेडी ज़मीन नहीं थी, तो उनका और डिस्क्रिमिनेशन भी होता था। ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन जजमानी सिस्टम एक्सपीरियंस सिग्निफिकेंट चेंजेस इन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, डिस्ट्रप्शन। तो ये जजमानी सिस्टम क्या था, ये था कास्ट बेस्ड प्रोफेशंस, कि ज़्यादातर इसमें लोअर कास्ट ही रहती थी, जिनको जैसे मान लीजिए किसी कास्ट को आप बोल दिया कि आपका काम जूते बनाने का है, किसी को बोल दिया आपका काम बाल काटने का है। ठीक है, तो उससे क्या हुआ कि जो आपका जो मतलब स्ट्रक्चर था वो चेंज हो गया, क्योंकि ज़मीन जो है वो मेन चीज़ है, उसमें अब रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। तो किसी कास्ट के पास मान लीजिए ज़मीन चली गई, तो अब वो क्या करेगा, तो इस तरह से पूरा जो ढांचा है वो चेंज हो गया आपका। फैमिली स्ट्रक्चर्स इन रूरल एरियाज वर अफेक्टेड विद चेंजेस इन इनहेरिटेंस, लैंड होल्डिंग पैटर्न्स एंड ऑक्यूपेशनल रोल्स। तो फैमिली स्ट्रक्चर भी चेंज हुए, क्यों,
क्योंकि फैमिली देखिए क्या होती थी, जॉइंट फैमिली होती थी पहले, और जॉइंट फैमिली किस बेसिस पे होती थी, सिर्फ एक बेसिस पे, वो है एग्रीकल्चर। अब आपकी जो लैंड टेन्योर है, लैंड होल्डिंग है, कि ज़मीन का मालिकाना हक किस तरह से वो हो रहा है, अगर वो चेंज कर दिया जाएगा तो फैमिली स्ट्रक्चर भी चेंज होगा, इनहेरिटेंस चेंज होगी। मान लीजिए ब्रिटिशर्स ने कोई नया इनहेरिटेंस लॉ लगा दिया, तो अब जैसे एक किसान है, उसके 4 लड़के हैं, तो वो ज़मीन कैसे बाँटेगा उसमें, ठीक है? तो इससे क्या हो, जो फैमिली स्ट्रक्चर है वो भी चेंज होगा। पंचायत्स which previously played central role in local governance and dispute resolution underwent modification due to new revenue and administrative system। ठीक है, तो जो पंचायत भी थी, काफ़ी उनका सेंट्रल रोल था किसमें, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, मतलब कि एक तरह से कोई विवाद हो जाए तो लोग कोर्ट में नहीं जाते थे, पंचायत बुलाते थे, तो पंचायत बताती थी कि भाई ऐसा करिए वैसा करिए। लेकिन जो न्यू रेवेन्यू और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, जैसे महलवाड़ी सिस्टम है, या फिर अपना जो दूसरे सिस्टम थे, जमींदारी सिस्टम, अब जैसे जमींदारी सिस्टम है तो एक जमींदार के पास सारी लैंड आ गई, तो वो विलेज पंचायत ही क्यों सुनेगा? तो विलेज पंचायत की वैल्यू कम हो गई, उनकी अथॉरिटी कम हो गई, ठीक है? तो इसलिए एग्रीकल्चर के बेसिस पे ही हमारा समाज बना हुआ था सारा। अब एग्रीकल्चर में सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि लैंड। अब लैंड टेन्योर सिस्टम यानी लैंड होल्डिंग्स के सिस्टम को आप बदलेंगे, तो पूरे समाज के ढांचे में चेंज आएगा। तो वही हम यहाँ देख रहे हैं, सोशल इम्पैक्ट, इकोनॉमिक इम्पैक्ट, हर तरह से चीज़ पे इम्पैक्ट पड़ा। उसके बाद लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिपेंडेंट इंडिया, तो आज़ादी के बाद 1947 के बाद भारतीय सरकारों ने, जितनी भी सरकारें बनी, काफ़ी सारे क्या किए, लैंड रिफॉर्म्स किए। तो ये आवश्यकता क्यों पड़ी थी? कॉलोनियल लैंड टेन्योर सिस्टम एक्सप्लॉइटेड पीसेंट्स, इसलिए कि जो छोटे किसान थे उनका क्या हो रहा था, एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था, क्योंकि अंग्रेज़ों को किस चीज़ से मतलब था, सिर्फ पैसे से। और पैसा कैसे बनेगा, एक्सप्लॉइटेशन करोगे जब आप किसानों का। एंड कंट्रीब्यूट द बैकवर्डनेस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया, ठीक है? किसानों का क्या करो, एक्सप्लॉइटेशन करो, और जो एग्रीकल्चर है इससे क्या हो जाएगा, बैकवर्ड हो जाएगा। भाई किसान जो खेती कर रहा है उसका एक्सप्लॉइटेशन करो, उसके बाद खाने के, मतलब खाने को भी नहीं है, तो वो कहाँ से एग्रीकल्चर को बढ़ावा देगा या डेवलपमेंट करेगा उसमें। फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स, मतलब कि छोटी छोटी लैंड होल्डिंग्स, वही जैसे हमने पहले बात करी ना, बड़ी ज़मीन होती है उस पर खेती करना से क्या होता है, ज़्यादा यील्ड आती है, ज़्यादा अच्छी फसल होती है, ठीक है? लेकिन अगर आप इसी को छोटे छोटे उसमें बांट देंगे तो फसल उतनी अच्छी नहीं होगी नहीं। वाइड स्प्रेड रूरल डेट, पूरा मतलब एक तरह से वाइड स्प्रेड, पूरा मतलब आप गांव में जाके देखिए, लगभग लगभग हर आदमी कर्जे में है। लो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी क्रिएटेड अ प्रेसिंग नीड फॉर रिफॉर्म। लो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी थी क्योंकि ज़्यादातर जो एग्रीकल्चर था किस पे बेस्ड था, रेंस पे। इरिगेशन सिस्टम नहीं थे, कोई डेवलपमेंट हो नहीं रहा था किसी का, किसी तरह का फर्टिलाइजर्स वगैरह तो कुछ मतलब बात ही नहीं थी। पोस्ट इंडिपेंडेंट लैंड रिफॉर्म्स एम टू प्रमोट सोशल जस्टिस बाय ट्रांसफरिंग लैंड टू एक्चुअल टिलर्स एंड एलिमिनेटिंग इंटरमीडिएट्स, ठीक है? तो उसके बाद जैसे लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन के लिए काफ़ी काम हुआ उसमें, जैसे पर्सनल इस तरह की मूवमेंट्स भी हुई, जैसे भूदान मूवमेंट, ठीक है? जिसमें खुद वॉलंटरी लोगों ने अपनी ज़मीनें दी। क्यों? क्योंकि ऐसा हो गया था कि ज़मींदारी सिस्टम से की वजह से, कि कुछ लोगों के पास बहुत सारी ज़मीन है, किसी का 500 बीघा, 1000 बीघा, इतने एकड़ उतने एकड़, तो वो बड़े बड़े ज़मींदार बन गए। लेकिन 80% लोग, जो पॉपुलेशन थी वो क्या थी, बहुत ही कम ज़मीन है या नो लैंड। तो इस वजह से इस तरह की मूवमेंट आई कि जिनके पास नहीं है उनको भी दिया जाए। रिफॉर्म्स सॉट टू इंक्रीज एग्रीकल्चर एफिशिएंसी थ्रू कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ फार्मिंग प्रैक्टिस, ठीक है? तो अब एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, तो क्या तरीका है? सबसे पहला तो कि छोटी ज़मीन पे खेती ना की जाए, तो बहुत ही छोटी छोटी ज़मीनों को मिला के क्या है, एक बड़ी ज़मीन बनाई जाए, उस पे फसल उगाई जाए, ठीक है? तो कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स। दूसरा, मॉडर्नाइजेशन ऑफ फार्मिंग प्रैक्टिसेस। इसमें सबसे बड़ा एग्जांपल क्या है हमारे पास, ग्रीन रेवोल्यूशन। इसमें इसमें ग्रीन रेवोल्यूशन क्या था, मॉडर्न जो इक्विपमेंट्स हैं ये लाए गए थे, साथ ही साथ मेजर चीज़ क्या थी, फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स के थ्रू, ये जैसे अपने सीड्स हो गए, जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स हो गए, या और भी मतलब जितना भी टेक्नोलॉजी की वजह से केमिकल्स, फर्टिलाइजर, ये सब डाल के ज़्यादा यील्ड बनाई जाए, ज़्यादा प्रोडक्टिविटी आए, मतलब एक ही उसी ज़मीन में ज़्यादा फसल उगे, ये सब ग्रीन रेवोल्यूशन में हुआ। लैंड रिफॉर्म्स वर डिजाइन टू इंश्योर फूड सिक्योरिटी बाय एनकरेजिंग द प्रोडक्टिव यूज ऑफ लैंड। तो अब लैंड रिफॉर्म्स क्यों किए गए भाई, एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्टिविटी बढ़े, तो ये थोड़ी मतलब जो पर्टिकुलर ज़मीन है, मान लीजिए उसमें 1 बीघा में मान लीजिए 1 टन गेहूँ होता था, अब पता नहीं है इतना होता है कि नहीं, एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं। तो अब 1 बीघा से हम चाहते हैं कम से कम 1.5 टन या 2 टन तो होए। उससे क्या होगा, भारत जब आज़ाद हुआ तो भारत में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी, वो थी भुखमरी, हंगर, खाने के लिए सबके पास नहीं था। इवन जैसे 1965 की जो वॉर हुई थी, उसमें जो देन प्राइम मिनिस्टर कौन थे, शास्त्री जी थे ना, उन्होंने कहा था कि हर इंडियन को सिर्फ
एक टाइम खाना खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक तो हमारे देश में वैसे ही गरीबी बहुत है और साथ ही साथ वॉर भी चल रही है, तो इतना है ही नहीं देश में खाने के लिए कि अगर हर आदमी 3 टाइम खाना खा सके, इतनी हालत ख़राब थी। इंदिरा गांधी इवन अमेरिका जाती थी, जैसे आज पाकिस्तान के जाते हैं ना ये प्राइम मिनिस्टर्स वगैरह मांगने पैसा, इस तरह इंदिरा गांधी जाती थी वहाँ पे मांगने के लिए। तो वहाँ पे अमेरिका, तो अमेरिका में जो ये गेहूँ होता था जो जानवरों के लिए होता था, वो फिर वो कहते थे यार ये इंडियंस को दे दो, इतने बुरे देश के हालात थे। तो हमने फिर इसलिए क्या किया गया, ग्रीन रेवोल्यूशन लाई गए कि भाई ठीक है बाकी चीज़ें तो बाद में, पहले हमें खाने का जुगाड़ तो हो हमारा। और ग्रीन रेवोल्यूशन से ये काफ़ी हद तक हो गया क्योंकि इंडिया बिकेम अ एक्सपोर्टर ऑफ व्हीट। देखिए कितना बिल्कुल, हाँ, क्या जज़्बात बदल गए, हालात बदल गए। कहाँ तो हमारे ये लाले पड़े हुए थे और फिर कहाँ हम एक्सपोर्टर बन गए। ओवरऑल दीज़ मेजर्स एम टू ट्रांसफॉर्म रूरल सोसाइटी एंड एग्रीकल्चरल इकोनॉमी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इक्विटी, ठीक है? तो इन सब मेजर से क्या हुआ, रूरल सोसाइटी थोड़ी हमारी ट्रांसफॉर्म हो गई और एग्रेरियन इकोनॉमी क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और इक्विटी वगैरह आ गई, ठीक है? तो ये सब तो ऐसी मतलब अच्छी बातें हैं, लिख सकते हैं। मेजर लैंड रिफॉर्म मेजर्स, क्या-क्या मेजर लैंड रिफॉर्म किए गए? अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएट्स, तो बिचौलिए जो होते हैं, मिडलमैन, अब मिडलमैन किन-किन के बीच में? गवर्नमेंट और एक्चुअल जो आपके फार्मर्स हैं, पीजेंट्स हैं, किसान हैं, उनके बीच में कोई नहीं होना चाहिए, ये डायरेक्टली लिंक्ड होनी चाहिए। तो जमींदारी सिस्टम वाज ऑब्लिज्ड, तो ये जमींदार क्या था? ये एक इंटरमीडिएरी था ना, एक बिचौलिया था, किसके बीच में? गवर्नमेंट के बीच में और पीजेंट के बीच में। तो जमींदारी सिस्टम को अबॉलिश कर दिया गया एंड रेवेन्यू कंस्ट्रक्शन और बॉट डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ द स्टेट, ठीक है? तो अब स्टेट ने कहा हम खुद ही कलेक्ट करेंगे टैक्स किसानों से, आप जमींदारों की कोई ज़रूरत नहीं है। बिटवीन 1950 अप्रॉक्सिमेटली 20 मिलियन कल्टीवेटर्स वर ब्रॉट अंडर डायरेक्ट गवर्नमेंट कंट्रोल, ठीक है? तो मतलब 20 मिलियन कल्टीवेटर्स या पीजेंट्स या फार्मर्स बोल सकते हैं, उनको गवर्नमेंट ने डायरेक्ट अपने कंट्रोल में लिया कि मतलब हम आपसे डायरेक्ट टैक्स लेंगे, आप किसी जमींदार को टैक्स ना दें। स्टेट लाइक बिहार एंड उत्तर प्रदेश विटनेस लार्ज स्केल अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएरीज सिग्निफिकेंटली अल्टरिंग लैंड ओनरशिप पैटर्न्स, ठीक है? तो वही उत्तर प्रदेश और बिहार, क्योंकि यहाँ बहुत खेती प्रधान देश हैं, पंजाब का इसमें भी एग्जाम्पल आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, बहुत सारे इंटरमीडिएट्स बेसिकली जमींदार्स को अबॉलिश किया गया। टेनेंसी रिफॉर्म्स, टेनेंसी रिफॉर्म एम टू प्रोवाइड सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, रेंट रेगुलेशन एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट एविक्शन ऑफ टेनेंट्स, ठीक है? तो वही टेनेंसी क्या है, बेसिकली किस में होती है? वैसे तो ये मालिकाना हक होता है, लेकिन जैसे अगर आपने किसी की ज़मीन एक तरह से उस पे लेते हैं ना, बट्टे पे दे देते हैं गाँव में, अगर आपने कभी सुना हो कि भाई जैसे मेरी 10 बीघा की ज़मीन है, तो मैंने किसी को दे दी, भाई आप, मुझे नहीं पता, आप तो मुझे एक काम करना, 1 साल बाद मुझे इतना टन गेहूँ दे देना उगा के, बाकी आपका। तो ऐसा नहीं कि मैं बीच में उसको भगा दूँ फिर, तो वो कहाँ जाएगा? उसने तो 6 महीने तो कर लिया काम, अब बच्चे को 6 महीने जब फसल उगने का टाइम आया, उससे ही मैंने 2 महीने पहले उसको भगा दिया। तो इस तरह के काम ना हो, इसलिए क्या हुआ, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर के लॉज लाई गवर्नमेंट, रेंट रेगुलेशन किया कि ऐसे नहीं मनमानी कुछ भी ले रहे हो आप, प्रोटेक्शन अगेंस्ट एविक्शन ऑफ टेनेंट्स किया, वही जैसे मैंने बताया ना कि 2 महीने पहले ही भगा दिया मैंने फसल होने से पहले, तो फिर फसल मैंने सारी खुद ही काट ली। तो ऐसे आप मतलब एविक्शन ना कर पाएँ, इसके लिए भी लॉज बनाए गए। In states such as West Bengal and Kerala, radical reforms like Operation Barga granted legal rights to sharecroppers, ठीक है? तो वही शेयर क्रॉपर्स क्या होते हैं? जो दूसरों की ज़मीन पे काम करते हैं, उनकी खुद की ज़मीनें नहीं होती, ठीक है? तो उनके साथ ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं जो हमने देखा ना, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, रेंट रेगुलेशन, एविक्शन ऑफ टेनेंट्स, ठीक है? तो इनके लिए लॉज बनाए गए ऑपरेशन बारगा में कि इनको लीगल राइट्स दिए जाएँ कि इनको ऐसे, इनके साथ ये सब अत्याचार ना हो। In most other states, the implementation of tenancy reforms was poor, with only around 4% of cultivated area effectively reformed, ठीक है? तो ज़्यादातर मतलब इतना सक्सेसफुल रहा नहीं, सिर्फ 4% कल्टिवेटेड एरिया पे ही इसका फ़र्क पड़ा। अब देखते हैं लैंड सीलिंग एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है? तो लैंड सीलिंग का मतलब कि एक आदमी या एक फैमिली कितनी लैंड होल्ड कर सकती है, कितनी मतलब कितनी लैंड उनकी हो सकती है, उस पर एक सीलिंग लगा दो। मतलब एक फैमिली के पास सिर्फ 50 बीघा ही हो सकती है, एग्जाम्पल के तौर पे, ऐसा कुछ नहीं 50 ही हो, लेकिन एक सर्टेन लाइन, इससे ज़्यादा ना हो। इसका रीज़न क्या, कि ऐसा ना हो कि कोई बहुत ही मतलब फिर वही थोड़े से लोगों के पास सारी ज़मीन चली जाए, ठीक है? और उसके बाद रीडिस्ट्रीब्यूशन, अब जैसे इनके पास मान लीजिए आपने 50 बीघा का सीलिंग बना दिया, ठीक है? तो मान लीजिए किसी के पास थी 70 बीघा, तो इनमें से 20 बीघा ले लिया आपने, 20 बीघा बीघा क्या करेंगे, रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जिनके पास नहीं है उनको दे दो आप। तो सीलिंग लॉज वर इनेक्टेड टू लिमिट साइज ऑफ लैंड होल्डिंग्स एंड रीडिस्ट्रीब्यूट सरप्लस लैंड टू लैंडलेस और मार्जिनल फार्मर्स। The effectiveness on land ceiling measures varies across India, with only about 2% of operation agriculture area distributed nationally, ठीक है? तो effectiveness कुछ ज़्यादा थी नहीं, सिर्फ 2%, 2% तो बहुत कम हुआ ना, कितना सा हुआ? 2% एग्रीकल्चर एरिया जो था उसको ही रीडिस्ट्रीब्यूटेड हो पाया। सर्टेन स्टेट लाइक जम्मू कश्मीर, वेस्ट बंगाल एंड असम वर नोटेबल एक्सेप्शंस इन टर्म्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन एंड रिजल्ट्स, ठीक है? तो जम्मू कश्मीर, वेस्ट बंगाल और असम में अच्छा काम हुआ इसके बारे में। तो इसका है ना, जैसे इन तीनों के नाम आप लिख सकते हैं कि यार यहाँ पे अच्छा हुआ, तो एग्जाम्पल के तौर पर आप दे सकते हैं।
रीऑर्गेनाइजेशन कंसोलिडेशन ऑफ लैंड इन्वॉल्व ग्रुपिंग स्मॉल एंड अनइकोनॉमिकल प्लॉट्स टू एनेबल मोर इफेक्टिव कल्टीवेशन। ठीक है, तो वही जैसे हमने देखा था ना कि छोटी छोटी ज़मीनों पे खेती करने से क्या होती है, प्रोडक्टिविटी कम होती है, एग्रीकल्चर की कम फसल उगती है। उतने ही मतलब ज़मीनों को एक साथ मिला दिया जाए और उस पे बड़ी ज़मीन पे खेती की जाए तो प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसलिए की जाती है रीऑर्गेनाइजेशन एंड कंसोलिडेशन। ठीक है, तो अलग अलग लोगों के पास बहुत थोड़ी थोड़ी ज़मीन है, तो इनको सबको मिला दिया जाए, भाई आप सब एक काम करो, एक मिला लो। दिस मेजर वॉज पार्टली सक्सेसफुल इन हरियाणा एंड पंजाब वेयर लार्जर कंसोलिडेटेड प्लॉट्स फैसिलिटेड मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स। ठीक है, तो हरियाणा पंजाब में अच्छी सक्सेस मिली क्योंकि लार्जर प्लॉट्स में क्या हुआ, मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स को यूज़ किया जा सका। Consolidation was essential during Green Revolution as the use of fertilizers and high-yielding varieties required larger contiguous land holdings for optimal productivity। ठीक है, तो ये जो कंसोलिडेशन था वो ज़रूरी हो गया ग्रीन रेवोल्यूशन में। क्यों? क्योंकि जो फर्टिलाइजर्स और हाई यील्डिंग वैरायटीज़ होती है ना, जो मॉडिफाइड सीड्स होते हैं, इनके लिए क्या होता है, बड़ी ज़मीन चाहिए होती है, कंटीजियस लैंड होल्डिंग। ऐसा नहीं कि छोटे छोटे टुकड़ों पे आपने ये कर दिया, एक पूरी बड़ी ज़मीन है उस पर अगर ये खेती करेंगे तो ही ये चीज़ सक्सेसफुल हो पाती है। उसके बाद कोऑपरेटिव फार्मिंग इंस्पायर्ड बाय सोशलिस्ट इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स एंड एम टू अचीव इकोनॉमिक्स इन ऑफ स्केल इन एग्रीकल्चर। तो कोऑपरेटिव फार्मिंग क्या होता है, मतलब आप बहुत सारे किसानों को ये कि आप मिलके अपनी ज़मीन को एक बना लीजिए और फिर उसमें सब मिलके फार्मिंग करिए। अब कहने को तो अच्छा है, लेकिन ऐसा ऑब्वियसली हो नहीं पाएगा ना, लड़ाई झगड़े होंगे, कौन अपनी ज़मीन मिलाएगा, फिर कौन कहेगा मेरी आपने इतना काम, मतलब फिर काम का डिस्ट्रीब्यूशन, फिर किसको कितना मिलेगा, तो बहुत प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। लेकिन सोशलिस्ट जैसे कंट्रीज़ थी, जैसे यूएसएसआर वगैरह, अब लेकिन सोशलिस्ट कंट्री की प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पे ज़मीन की प्राइवेट ओनरशिप होती ही नहीं है, सब सरकार की होती है। तो ये सोशलिस्ट चीज़ प्रिंसिपल जो है इंडिया में उतना सक्सेसफुल हो नहीं पाया। दैट्स व्हाई इट्स ऑब्जेक्टिव कोऑपरेटिव फार्मिंग प्रूव्ड लार्जली अनसक्सेसफुल इन इंडिया ड्यू टू सोशल, इकोनॉमिक एंड ऑर्गेनाइजेशनल चैलेंजेस। ठीक है, तो प्रॉब्लम वही है कि मेनली तो लोगों आपस में आएंगे कैसे इकट्ठे, लड़ाई झगड़े होंगे, ऑब्वियस सी बात है उसमें। Modernization of land records. Efforts were made to modernize land records through computerization, aiming to standardize land administration and improve transparency। ठीक है, तो वही कंप्यूटराइजेशन वगैरह से क्या है, जो लैंड रिकॉर्ड्स हैं, पट्टे होते हैं, आपने कभी देखा हो ना, कभी आपने ज़मीन वगैरह का कोई काम किया हो तो आप जाने पहले तो पट्टे हुआ करते थे, वो पट्टों पे वो आपको लिख दिया जाता था। पट्टे का मतलब ऐसे कोई वो नहीं है कि कोई उसका हो, मतलब एक तरह से वही पेपर ही होता है, इस पर सब लिखा रहता है कि भाई ये ज़मीन इसकी है, रजिस्ट्री पेपर टाइप मान सकते हैं आप। अब इनको फिर सरकार ने आगे कंप्यूटराइज कर दिया कि डिजिटल रिकॉर्ड्स होने चाहिए हमारे पास। बाय 2014 मोस्ट इंडियन स्टेट्स हैड इंप्लीमेंटेड कंप्यूटराइज लैंड रिकॉर्ड सिस्टम एनहेंसिंग एफिशिएंसी एंड एक्सेसिबिलिटी। ठीक है, तो 2014 तक सारे ज़्यादातर स्टेट्स ने एक तरह से कंप्यूटराइज लैंड रिकॉर्ड बना लिए थे। ग्रांटिंग होमस्टेड राइट्स अलाउड फार्मर्स टू राइट टू बिल्ड होम्स ऑन एग्रीकल्चर लैंड विदाउट कन्वर्टिंग इट्स यूज, प्रोवाइडिंग लीगल सिक्योरिटी फॉर हाउसिंग। होमस्टेड क्या चीज़ होती है, होमस्टे जैसे बेसिकली यूरोप में ज़्यादा होता है। बेसिकली क्या होता है कि जो आपकी खेती की ज़मीन है ना, उसी पे अगर आप एक अपना रहने का मकान बना लें, बढ़िया, मतलब बढ़िया क्या, आपकी मर्ज़ी है, ख़राब भी बना सकते हैं, मतलब अपना रहने का मकान बना लें तो उसको बोलेंगे हम क्या, होमस्टेड। तो बेसिकली होमस्टेड क्या होता है, खेती की ज़मीन में बना हुआ मकान। तो अब क्या है, एक तो ये होता है ना कि खेती की ज़मीन क्या होती है, एग्रीकल्चर लैंड होती है, और मकान बनता है किस पे, रेसिडेंशियल लैंड पे। तो इसमें भी क्या है, टेक्निकल सरकारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं कि आप खेती की ज़मीन में मकान कैसे बना रहे हो। तो फिर सरकार ने इस तरह के लॉज पास कर दिए कि आप खेती की ज़मीन पे भी अपना रहने का वो कर सकते हो। तो उससे क्या होता है, किसानों को आसानी हो जाती है कि भाई वहीं खेती कर रहे हैं, वहीं रह रहे हैं। ठीक है, तो उससे थोड़ा और एग्रीकल्चर में मतलब फ़ायदा मिलता है। डिस्पाइट द बेनिफिट ग्रांटिंग होमस्टेड राइट फेस लीगल एंड ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स लिमिटिंग इट्स वाइड स्प्रेड इम्पैक्ट। ठीक है, तो बेनिफिट तो थे, लेकिन क्या है, लीगल और ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स थे कि अब वही बात है कि आपने कैसे बना लिया, उसका हमें ये वाला वो दिखाइए, वो वाली परमिशन दिखाइए। क्योंकि फिर रेजिडेंशियल में क्या होता है, बिजली जो आती है, वो बिजली क्या है, खेतों पे अलग उस पे आती है, सस्ते दरों पे आती है, वो खेती के लिए है। तो अगर आप बिजली वो घर में यूज़ कर रहे हैं तो फिर उसका रेजिडेंशियल देना पड़ेगा। तो मतलब बहुत लफड़े होते हैं, ब्यूरोक्रेटिक और लीगल हर्डल्स बहुत होते हैं उसमें। फिर मेजर मूवमेंट्स फ्रॉम, मतलब मूवमेंट्स देख लेते हैं। तो मूवमेंट्स फ्रॉम बिलो द भूदान एंड ग्रामदान मूवमेंट। तो भूदान और ग्रामदान में क्या था, वही बड़े लैंड होल्डर्स ने क्या था, अपनी ज़मीन वॉलंटरी दे दी थी रीडिस्ट्रीब्यूशन के लिए, और आचार्य विनोबा भावे इसके लीडर थे। तो भूदान में तो वही, भू का मतलब ज़मीन और उसका दान, भूदान। ग्रामदान में क्या था, एक विलेज लेवल पे ज़मीन दी जाती थी। भूदान में तो इंडिविजुअल, आप कोई बहुत बड़े ज़मींदार, मतलब आपके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है, मतलब जो 10-100 बीघा ज़मीन है, 100 बीघा में आप बोलते हैं मैं 70 बीघा दे रहा हूँ। ग्रामदान में होता है जैसे विलेज ने पूरे मिलकर बना लिया, भाई हम अपनी इतनी ज़मीन दे देंगे, और फिर उसका क्या होगा, रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा जिनके पास ज़मीन नहीं है उनके लिए।
दीज मूवमेंट्स एनकरेज लैंड ओनर्स टू वॉलंटरी शेयर अ पोर्शन ऑफ देयर लैंड विद लैंडलेस पीजेंट। ठीक है, तो वॉलंटरी अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से अपनी ज़मीन जो उनके पास नहीं है उनको दे दी जाए। दे अचीव लिमिटेड सक्सेस एज आउट ऑफ 42 लाख एकड़ डोनेटेड ओनली 17.3 लाख एकड़ वर अनफिट फॉर कल्टिवेशन एंड कुड नॉट बेनिफिट लैंडलेस पीजेंट। तो अब वही बात है, सब हर जब आदमी थोड़ी होशियारी दिखा देता है। दान भी वो चीज़ मतलब कपड़े जब हम देते हैं पुराने फटे देते हैं ना, नया कपड़ा खरीद के थोड़ी दान में देते हैं। तो ज़्यादातर ज़मीन किस तरह की डोनेट की गई जो कि जिसमें कल्टीवेशन ना हो पाए, तो फिर वो किसको मिले तो उसको फ़ायदा ही क्या होगा बेचारे को। ठीक है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं। मिलिटेंट मूवमेंट्स, तेलंगाना नक्सलवाड़ी एंड बारगदारी मूवमेंट्स। ठीक है, तो अभी एग्जांपल्स हैं 3, इसके अलावा और भी हैं, लेकिन 3 एग्जांपल लिखने से काम चल जाएगा। अब तेलंगाना मूवमेंट क्या होती, ये हैदराबाद में निज़ाम के खिलाफ हुई थी। वही पीजेंट्स ने एक तरह से वही जो क्लासिक बात होती है, ज़्यादा हाई टैक्सेशन के खिलाफ विरोध किया था और उसमें थोड़ा कम्युनिस्ट सपोर्ट भी था। नक्सलवाड़ी तो आपने जानते ही होंगे, जो ये नक्सल आज प्रॉब्लम है इंडिया के लिए बहुत बड़ी, उसका जो ओरिजिन हुआ है वही नक्सलवाड़ी से हुआ है। वेस्ट बंगाल में एक जगह है, गांव का नाम है नक्सलवाड़ी। वहाँ पे ये एक तरह से वायलेंट विद्रोह शुरू हुआ था और आज तक वो चल रहा है, कंटिन्यू है। इसमें भी वही कम्युनिस्ट एंगल है। और ये बारगदारी मूवमेंट ये भी वेस्ट बंगाल में ही हुई थी। ठीक है, तो इसमें वो शेयर क्रॉपर्स को लीगल राइट्स के लिए हुई थी। तो इस सब में क्या था, थोड़ी मिलिटेंट मूवमेंट्स थी, थोड़ी मतलब वायलेंस अच्छी खासी है इसमें। और मिलिटेंट पीजेंट अपराइजिंग दैट प्रेशर गवर्नमेंट टू इंप्लीमेंट लैंड रिफॉर्म्स एंड रिडिस्ट्रीब्यूट लैंड। ठीक है, तो मिलिटेंट पीजेंट अपराइजिंग्स थी ये। These movements highlighted the failure of legal and voluntary measures and forced the state to take more radical action in addressing rural inequalities. तो these movements highlighted the failure of legal and voluntary measures. तो लीगल मतलब सरकार ने कोई कानून बनाया, वॉलंटरी मेजर जैसे भूदान मूवमेंट वगैरह, ये इस सब के फेलियर की वजह से ये मूवमेंट्स हुई थी, जिससे कि फिर गरीब किसानों को अब फिर कहता है ना कानून अपने हाथ में लेना पड़ा। दे ऑल्सो मोबिलाइज्ड पीजेंट्स पॉलिटिकली, क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट लैंड राइट्स एक्सप्लॉयटेशन एंड नीड फॉर एग्रीरियन जस्टिस। ठीक है, तो इससे पॉलिटिकल मूवमेंट भी हुआ, थोड़ा जागरूकता बढ़ी किसानों में कि भाई थोड़ा हम कोई इस तरह के वो अपने संगठन वगैरह बना लें जिससे हमारी बात भी सुनी जाए। सोशो इकोनॉमिक कंसिक्वेंसेस क्या हुए लैंड रिफॉर्म्स के, redistribution of land, अप्रोक्सीमेटली 200 लाख टेनेंट्स वर ग्रांटेड ओनरशिप राइट अंडर लैंड रिफॉर्म मेजर्स। ठीक है, तो सरकार ने जो लैंड का रिडिस्ट्रीब्यूशन किया उसमें करीब करीब 200 लाख टेनेंट्स को एक तरह से ज़मीन मिली। अराउंड 53 लाख एकर्स ऑफ लैंड वर डिस्ट्रीब्यूटेड बेनिफिटिंग SC एंड ST ट्राइब्स। ठीक है, तो SC और ST जो लोग हैं उनको भी इसका बहुत फ़ायदा मिला, उनको 53 लाख एकड़ के अराउंड ज़मीन मिली, तो दे कैन ऑल्सो मतलब कल्टिवेट एंड जो भी है फार्मिंग वगैरह कर सकते हैं। इम्पैक्ट ऑन जॉइंट फैमिलीज, द इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिविजुअल लैंड ओनरशिप वीकेंड द अथॉरिटी ऑफ द कर्ता। कर्ता क्या होता है, एल्डेस्ट मेल मेंबर। तो जैसे अपने यहाँ पे होती है ना पैट्रियार्की होती है, तो पैट्रियार्की में घर का हेड कौन होता है, एल्डेस्ट मेल मेंबर। तो अब क्या हुआ, जितने भी ये इंडिविजुअल लैंड ओनरशिप आई इसकी वजह से क्या हुआ, जो लैंड का मतलब घर का जो मेन सबसे बड़ा जो है बेसिकली तो दादाजी मान सकते हैं ना आप, या परदादाजी भी किसी के जिंदा है तो जो भी है, क्योंकि अब क्या हो इंडिविजुअल लैंड ओनरशिप आ गई। तो जैसे दादाजी के जो बच्चे हैं, आपके पिताजी वगैरह हैं, ताऊ जी हैं, उनके उनके पास भी वो हक आ गया कि ज़मीन में हमारा भी हिस्सा है। तो अब जब आपके पास कानूनी हक से वो ज़मीन आपकी हो गई तो आप दूसरे की बात क्यों सुनेंगे। ठीक है, तो एक तरह से उसकी जो अथॉरिटी है उसमें थोड़ा वो आया, प्रॉब्लम आई, मतलब थोड़ा डिक्लाइन आ गया जॉइंट फैमिली स्ट्रक्चर्स में। रूरल इक्वलिटीज, देयर वॉज एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ एग्रीकल्चर लेबरर्स ड्यू टू फियर ऑफ एलिनेशन ऑफ लैंड बाय स्मॉल लैंड होल्डर्स। ठीक है, तो इंक्रीज इन नंबर ऑफ एग्रीकल्चर लेबर्स, तो जो ये अपने वही बात है जो बिना ज़मीन वाले लेबर्स जो होता है ना क्या बोलते हैं उन्हें, जिनके पास ज़मीन नहीं होती बेसिकली। ठीक है, तो उनके मतलब वो भी एक तरह से काफ़ी ज़्यादा हो गए क्योंकि स्मॉल लैंड होल्डर्स थे, कम ज़मीन वाले थे। पोर्शन ऑफ लैंडलेस हाउस होल्ड रोज फ्रॉम 9.6% इन 1971 टू 11.2%, रिफ्लेक्टिंग परसिस्टेंट रूरल इक्वलिटी। ठीक है, तो वही रूरल इक्वलिटी में वही हुआ कि जिनके पास ज़मीन नहीं है, वही जो पहला वाला पॉइंट था, उनकी संख्या और बढ़ गई, 9.6 से आप ले गए 11.2 पे। तो ये जो है ये थोड़ा याद रखने की चीज़ है, इसको एग्जाम में लिख के आएंगे तो अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा, नंबर अच्छे मिलने के चांसेस हैं। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एग्रेरियन क्लास स्ट्रक्चर, लैंडलॉर्ड्स वर लार्जली रिप्लेस बाय रिच फार्मर्स वाइल फॉर्मर टेनेंट्स बिकेम मार्जिनल फार्मर्स और एग्रीकल्चरल लेबर्स। ठीक है, तो भाई जमींदारी अबॉलिश तो कर दिया आपने, तो जमींदार तो गायब हो गए, लेकिन अब क्या आ गए, रिच फार्मर्स हो गए। भाई अब कोई ऐसे थोड़ी कि लैंड डिस्ट्रीब्यूशन किया या सीलिंग लगा दी तो सबकी ज़मीन चली गई। आज भी ऐसे ऐसे गाँव में आपको मिल जाएंगे जिनके पास 500 बीघा या पता नहीं कितने 400 बीघा ऐसी ज़मीनें होती हैं। तो अभी इसका किसी के पास इतनी सारी ज़मीन है तो क्या होगा, वो रिच फार्मर हो जाएगा। खुद वो थोड़ी कर पाएगा इतनी खेती अपनी, भाई 500 बीघा पे कैसे खेती करेगा कोई परिवार।
भाई परिवार में सिर्फ 50 लोग ही तो होंगे, तो उनको क्या करना पड़ेगा, ये जो अपने एग्रीकल्चरल लेबर से इनकी ज़रूरत पड़ेगी, जिनकी खुद की ज़मीन नहीं है। तो मतलब सिस्टम लगभग वैसा ही है जैसे पहले था, चीज़ें वही हैं। द शेयर ऑफ बैकवर्ड क्लासेज इन लैंड होल्डिंग इंक्रीज फ्रॉम 8% प्री इंडिपेंडेंस टू 38% बाय 1989। ठीक है, तो जो बैकवर्ड क्लासेज हैं ये एक पॉजिटिव चीज़ आप मान सकते हैं। तो बैकवर्ड क्लासेज की जो लैंड ओनरशिप थी वो सिर्फ 8% थी आज़ादी से पहले, अब वो कितनी हो गई 38% इन 1980 की बात, 89 की बात है, लगभग लगभग आज से 34 ईयर्स मतलब पहले की। ठीक है, तो ये लिख सकते हैं आप। Social conflicts, dominant castes retaliated against land reforms leading to formation of caste militias such as रणवीर सेना एंड डायमंड सेना इन बिहार। ठीक है, तो ये दोनों नाम भी आप लिख सकते हैं। तो ये जो लैंड रिफॉर्म्स हुए तो इसमें ऑब्वियसली नुकसान किनका होगा, जो डोमिनेंट कास्ट हैं, जिनके पास ऑलरेडी लैंड बहुत ज़्यादा है, उनका जिनका दबदबा है, तो उनको अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने क्या हुआ हथियार उठा लिए किनके अगेंस्ट, जिनको ज़मीन दी जा रही है। तो बेसिकली इसमें ज़्यादातर तो लोअर कास्ट पीपल ही होते थे। तो रणवीर सेना डायमंड सेना जैसे है, तो इन्होंने वही लोअर कास्ट पीपल के खिलाफ, लोगों के खिलाफ काफ़ी वायलेंस करी। माइग्रेशन, पुअर इम्प्लीमेंटेशन लैंड रिफॉर्म्स लेड टू माइग्रेशन ऑफ रूरल पॉपुलेशन सीकिंग वर्क एज एग्रीकल्चरल लेबरर्स। ठीक है, तो लैंड रिफॉर्म्स उतने अच्छे हुए नहीं, तो ज़मीन लोगों के पास आई नहीं, वो अभी भी क्या रहे, लैंडलेस लेबरर्स ही रहे, एग्रीकल्चरल लेबर्स ही रहे। तो दूसरों की ज़मीन पे उनको काम करना पड़ा और इसके लिए माइग्रेशन करना पड़ा। भाई अपने गांव में काम नहीं मिलेगा तो दूसरे गांव में जाएंगे। जैसे पंजाब में आज भी देख लीजिए, बिहार से, उत्तर प्रदेश से एग्रीकल्चरल लेबर जाते हैं ज़मीनों पे खेती का काम करने के लिए। दिस माइग्रेशन कॉज अ ब्रेक डाउन ऑफ ट्रेडिशनल सोशल टाइज एंड इंक्रीज इन रूरल टू अर्बन माइग्रेशन। ठीक है, अब इसमें रूरल टू अर्बन माइग्रेशन है, लेकिन रूरल टू रूरल माइग्रेशन भी होगा, जैसे पंजाब से बिहार से पंजाब जाने की बात करी। अब रूरल टू अर्बन माइग्रेशन तो आपको पता ही है, काफ़ी बात हो चुकी है, जैसे फैक्ट्री में मजदूर बनने के लिए चले गए, या कोई कंस्ट्रक्शन साइड में मजदूरी करने चले गए शहर में, उस तरह की बातें। इम्पैक्ट ऑन कास्ट सिस्टम, लैंड रिफॉर्म्स एंड एग्रीकल्चर चेंज लेड टू इमरजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग मिडिल पीजेंट कास्ट इन रूरल एरियाज। ठीक है, तो ये मिडिल पीजेंट कास्ट का मतलब क्या हो गया भाई, देखिए एक तो ट्रेडिशनली जो स्ट्रॉन्ग कास्ट कौन सी होती है, जिनके पास ज़्यादा इन्फ्लुएंस पावर होती है, वो होती है अपर कास्ट, और जो लोअर कास्ट होती है उनके पास इतना कुछ नहीं होता, तो उनका मतलब डिस्क्रिमिनेशन होता है। बीच में जो कास्ट आती है ना, वो मतलब बीच में आती है, तो उनके पास चीज़ें क्या बीच की हो गई। लेकिन ये जो बीच वाली कास्ट है काफ़ी स्ट्रांग हो गई, क्यों, क्योंकि इनके पास लैंड होल्डिंग्स ज़्यादा आ गई लैंड रिफॉर्म्स की वजह से। तो जिसके पास ज़्यादा ज़मीन है वो ज़्यादा दबदबा उसका हो जाएगा। द ग्रीन रेवोल्यूशन स्टैंडर्ड द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पावर ऑफ दीज मिडिल पीजेंट कास्ट। ठीक है, तो ग्रीन रेवोल्यूशन से क्या हुआ, प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। तो ज़मीन जो थी पहले, वो जितना मान लीजिए एक ज़मीन जो है ये वाली, ये 1 टन गेहूँ बनाती है, तो अब वही ज़मीन अब 1.5 से 2 टन या और भी ज़्यादा बनाने लग गई। तो जितनी ज़्यादा बनाएगी तो उतनी आपका पैसा ज़्यादा आएगा, तो आपकी पावर भी उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। Sociologists Rudolph and Rudolph term these empowered middle peasant classes bullock capitalists due to their combined agrarian wealth and influence। bullock capitalist मतलब कैपिटलिस्ट कौन होते हैं, पैसे वाले। पैसे वाले मतलब जो वही कार्ल मार्क्स वाला बात थी ना, बुर्जुआ वर्सेस प्रोलेटेरिएट। कैपिटलिस्ट वही होते हैं जिनके पास क्या होता है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन की ओनरशिप होती है, बेसिकली मालिक लोग जो होते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट वगैरह जो होते हैं। ठीक है, तो इनको बुलक कैपिटलिस्ट क्यों बोला कि भाई अब ये कोई फैक्ट्रियाँ तो लगा नहीं रहे, लेकिन इनका मेन जो पैसा कहाँ से आ रहा है, वो एग्रीकल्चर से आ रहा है। और एग्रीकल्चर का सिंबल क्या है, बुलक, मतलब जो बैल होते हैं ना, बैल से खेती की जाती है। ट्रैक्टर तो आजकल आए हैं, तो इसलिए बोला गया इनको बुलक कैपिटलिस्ट, ड्यू टू देयर कंबाइंड एग्रीरियल वेल्थ एंड इन्फ्लुएंस। होमस्टेड राइट्स, द ग्रांटिंग ऑफ होमस्टेड राइट प्रोवाइडेड लीगल सिक्योरिटी ऑफ प्रेजेंट ऑक्यूपाइड एंड यूज लैंड फॉर हाउसिंग। ठीक है, तो ये होमस्टेड हमने पहले देख ही लिया था। होमस्टेड का मतलब वही है कि खेती की ज़मीन पे रहने का घर भी आप बना लें, तो इससे क्या हुआ, थोड़ा इनको आसानी हुई। These allowed peasants to build homes on agricultural land without converting its use, improving rural stability and well-being। ठीक है, तो वही कन्वर्जन करवाना पड़ता है आपको, जाके पट्टे में बनवाना पड़ता है कि भाई मैंने अगर इतनी अपनी 1 बीघा ज़मीन पे इतना मकान बना रहा हूँ, तो मेरे को इस पर्टिकुलर ज़मीन है इसको रेजिडेंशियल में कन्वर्ट करवाना है। तो उस तरह की जो परमिशन है वो ईजिली दे दी गई, तो वहीं पे रहो और वहीं पे अपनी खेती करो। सोशल कल्चर फैक्टर्स, ट्रेडिशनल अटैचमेंट टू लैंड अमंग रूरल कम्युनिटीज ऑफन रेजिस्टेड रिडिस्ट्रीब्यूशन एंड चेंज इन ओनरशिप। ठीक है, तो भाई ज़मीन कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं कि भाई उठाई और बेच दी। ज़मीन के लोगों के सेंटीमेंट जुड़े होते हैं, पूरी पुरानी खानदानी ज़मीन होती है। तो जब आप रिडिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे कि भाई आप अपनी ज़मीन आपके पास मान लीजिए 70 बीघा है, आप इसमें से 20 बीघा दे दीजिए, तो ऐसे कोई देने को तैयार थोड़ी हो जाएगा, तो काफ़ी रेसिस्टेंस आएगा, ऐसे थोड़ी दे देगा कोई। कास्ट हायरार्कीज रीइंफोर्स सोशल इनक्वालिटीज एंड स्लोड द इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ लैंड रिफॉर्म्स। ठीक है, तो वही कास्ट हायरार्कीज थी कि भाई लोअर कास्ट के लोगों को ज़्यादा ज़मीन ना मिल जाए, क्योंकि फिर अपर कास्ट को लगेगा हमारा दबदबा कम हो रहा है, तो इस वजह से भी काफ़ी प्रॉब्लम्स आई। जैसे आपने देखा था ना रणवीर सेना वगैरह, तो इन सब की जो प्रॉब्लम, मतलब एक प्रॉब्लम क्या, जो भी इनको प्रॉब्लम थी वो यही थी कि भाई लोअर कास्ट के लोगों को क्यों इतना ज़मीन दी जा रही है, तो उन्होंने उनके खिलाफ फिर वायलेंस करी।
देयर वाज रेजिस्टेंस टू कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग एज फैमिलीज प्रेफर्ड फ्रेगमेंटेड लैंड ड्यू टू सोशल एंड कल्चरल रीजंस, ठीक है। तो वही कंसोलिडेशन की जाने लगी ना, जैसे वही छोटी छोटी ज़मीनें इनको मिला के आप एक बड़ी ज़मीन बना लीजिए, तो लोगों का क्या है ना, फिर लड़ाई झगड़े होते हैं कि भाई ये हमारी ज़मीन है, ये आपकी ज़मीन है, ये उसकी ज़मीन है, इसको कैसे साथ मिला लें, फिर कौन खेती करेगा कौन नहीं करेगा, मतलब फिर भाई साथ आएंगे तो लड़ाई झगड़े होंगे, तो उसकी वजह से भी काफ़ी रेसिस्टेंस आया। लीगल फैक्टर्स, द बर्डन ऑफ प्रूफ वाज प्लेस्ड ऑन टेनेंट्स मेकिंग डिफिकल्ट फॉर देम टू क्लेम राइट्स अगेंस्ट लैंडलॉर्ड्स। बर्डन ऑफ प्रूफ क्या होता है कि प्रूव आपको करना है। भाई जैसे आप कहीं जाके कहें कि यार उसने मेरे 100 रुपये चुरा लिए, तो जिसके पास बर्डन ऑफ प्रूफ होगा उसी को प्रूव करना होगा कि आपने उसको 100 रुपये चुराए, उसने 100 रुपये चुराए हैं, तो उसके लिए मुश्किल हो जाएगा ना। तो टेनेंट्स को प्रूव करना पड़ा कि ये ज़मीन हमारी है, लैंडलॉर्ड्स तो बाय डिफ़ॉल्ट उसके मालिक बन गए। तो अब जिसको प्रूव करना है वो प्रूफ कहाँ से लेके आए, कोई पट्टा लाए, कोई पेपर लाए। अब ये पढ़े लिखे होते नहीं हैं किसान इतने, तो फिर उनको वो प्रॉब्लम्स आती हैं। लैंडलॉर्ड एक्सप्लॉइटेड लीगल लूपहोल्स टू सर्कमवेंट लैंड सीलिंग्स एंड टेनेंसी रिफॉर्म्स, ठीक है। तो वही जैसे सीएज होते हैं ना, सी क्या करते हैं, बड़े जो पैसे वाले होते हैं उनको टैक्स बेनिफिट दिलवा देते हैं कि उनको उतना टैक्स ना देने पड़े। इसी तरह लैंडलॉर्ड्स ने क्या किया, इन जो लैंड के जो नियम थे उनमें लूपहोल्स निकाल लिए कि जैसे उनमें लैंड सीलिंग लॉज हैं कि भाई जैसे पर लैंडलॉर्ड उन्होंने कर दिया फिक्स 70 बीघा, तो किसी के पास 100 बीघा है तो उसने कोई लूप होल निकाल लिया, मतलब 30 बीघा अपने किसी चाचा के लड़के के नाम कर दी, तो उसके पास 70 ही रही, और चाचा के लड़के के पास 30 चली गई, तो टोटल उसके पास 100 ही रही। तो इस तरह के लूप होल्स निकाल लिए तो उनको फिर देनी ना पड़े। तो हरा मतलब इंडिया में तो चलता है ना जुगाड़बाजी की, भाई ऐसा ऐसा करके ऐसा ऐसा अपना निकाल लो रास्ता। पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स, ब्यूरोक्रेटिक एपैथी एंड स्लो इंप्लीमेंटेशन ऑफ हिंडर्ड द सक्सेस ऑफ लैंड रिफॉर्म, ठीक है। तो ब्यूरोक्रेटिक एपैथी मतलब जो ब्यूरोक्रेसी है उसे कोई मतलब नहीं है कि आपको ज़मीन मिले ना मिले, आपका क्या हो, वो तो अपने तरीके से चलेगी, जो उनका स्लो प्रोसेस है उसी से चलेगी। एंड स्लो इम्प्लीमेंटेशन, भाई सरकारी काम तो धीरे धीरे ही होते हैं ना, एकदम से तो होते नहीं, आप जानते हैं। तो फिर इससे क्या हुआ, इतनी सक्सेस मिली नहीं लैंड रिफॉर्म्स को। कोलिजन बिटवीन लैंडलॉर्ड्स एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, ठीक है। तो भाई लैंडलॉर्ड के पास पैसा होता है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को क्या चाहिए होती है, रिश्वत। अब ये लैंडलॉर्ड इनको ये दे देंगे तो फिर ये गवर्नमेंट ऑफिशियल्स लैंडलॉर्ड्स का ही काम करेंगे, गरीब किसान है वो बेचारा मारा जाएगा, उनको वो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह का फायदा नहीं मिलेगा। लिमिटेड स्कोप, वुमेन्स लैंड राइट्स वर लार्जली इग्नोर्ड प्रिवेंटिंग इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन विद इन हाउस होल्ड। अब ये तो कुछ ज़्यादा ही कहते हैं ना, ज़्यादा ही उम्मीद हो गई, गरीब लोगों को नहीं मिल रहा, वुमेन को कौन ज़मीन देगा, ठीक है। इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन पोस्ट 1991 इंक्रीजिंगली ट्रीटेड लैंड एज मार्केट कमोडिटी रिड्यूसिंग द फोकस ऑन सोशल जस्टिस एंड लैंड रिफॉर्म्स, ठीक है। तो आफ्टर 1991 क्या हुआ, एलपीजी रिफॉर्म्स आ गए, तो हमारा देश भी कैपिटलिज्म की तरफ जाने लगा। तो ज़मीन, अब पहले जो सेंटीमेंट था ना ये ज़मीन हमारी है, वो एक बस एक कमोडिटी बन के रह गई, जैसे आपके एसेट्स होते हैं, आपकी कार हो गई, आपका गोल्ड हो गया, उससे एक ज़मीन हो गई, ठीक है। तो फिर वो उसकी खरीद फरोख्त भी उतनी आसान हो गई बाद में, ठीक है। तो ये हमारा डिटेल्ड एक तरह से लेक्चर था, एग्रेरियन सोशल स्ट्रक्चर। तो बेसिकली एग्रीकल्चर बेस्ड किस तरह का समाज रहा है हमारा, और क्या क्या उसमें जैसे रिफॉर्म्स वगैरह आए हैं। लैंड बेसिकली तो मेनली चीज़ क्या है एग्रीकल्चर से, लैंड। तो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड लैंड टेन्योर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जितना इसमें है उतना मोर देन इनफ है, इसको अगर आप अच्छी तरह कर जाएंगे तो आपको इससे ज़्यादा इसके अलावा किसी मटेरियल की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो हमेशा मतलब यूपीएससी की तरह में याद रखिए कि लेस इज़ मोर, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक्स।